नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे ऑडियो बुक्स को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ सन की कातिल नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सन की कातिल नॉवल का पार्ट 5। ग्लोरी हड़बड़ाकर उसकी ओर देखने लगी। हैरी ने उसके चेहरे पर निगाह डाली, फिर दूसरी ओर फेर ली। उसे छोड़ दिया? वो तो घायल था ना? हाँ, कहाँ छोड़ दिया उसे? खुदा के वास्ते मुझे इस तरह से घूरो मत, हैरी क्रोधित स्वर में बोला। मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया, मुझे ऐसा करना पड़ा। पुलिस ने रास्ते में नाकाबंदी लगा रखी थी और ट्रैफिक रोककर हर कार की तलाशी ले रही थी। अगर उन्होंने मेरे साथ सीट पर खून से नहाए फ्रैंक्स को देख लिया होता तो मेरा क्या हश्र होता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। समझ गई? अचानक ग्लोरी धम से बैठ गई, जैसे टांगे जवाब दे गई हो। ये क्या है हैरी? उसने बिस्तर पर रखे बक्से की ओर इशारा किया। हैरी ने खुद को संयत रखा। उसे मालूम होने लगा था कि ग्लोरी परेशानी खड़ी करने वाली है। देखो ग्लोरी, मुझे सोने दो, मैं बुरी तरह थका हुआ हूँ। क्या है ये हैरी? हीरे। और क्या सोच रही थी तुम? ग्लोरी ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें फैल रही थी। लेकिन तुमने इन्हें बोर्ग के हवाले क्यों नहीं कर दिया? तुमने तो चिट्ठी में लिखा था कि यही तय हुआ है। मैंने हीरे इसलिए उसे नहीं दिए क्योंकि अब मैं बेवकूफ़ नहीं रहा। तुम्हारा दोस्त क्यों 20 लाख पर हाथ साफ करे, जबकि सारा जोखिम मैं उठाऊं और मुझे सिर्फ 50,000 पर संतोष करना पड़े। मैं जानता हूँ कि मुझे किस आदमी से $15 लाख मिल सकते हैं और मैं उसके साथ सौदा करने वाला हूँ, ऐसी की तैसी डेलानी की और बोर्ग की भी। नहीं, ग्लोरी भयभीत स्वर में चीख उठी और खड़ी हो गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते हैरी। तुम्हें हीरे बैंक को दे देने चाहिए, ज़रूर दे देने चाहिए। उसने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम पर भरोसा किया है। आग भरोसा किया है, जैसे कोई लोमड़ी पर करता है। जहाँ भी मैं जाता रहा हर वक्त उसके 2 आदमी मेरे पीछे लगे रहते थे। उसने बोर्ग को भी मेरे पीछे लगा रखा था। मुझ पर भरोसा किया था। वो कमबख्त तो अपनी माँ पर भरोसा नहीं कर सकता कि कहीं वो उसके खाने में जहर ना मिला दे। उसने मुझे 50,000 इसलिए दिए क्योंकि हीरे हासिल करने के लिए उसके पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने काफ़ी चतुराई दिखाई, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं खुद ही हीरो का सौदा करने वाला हूँ। ग्लोरी खुद को संयत करने की कोशिश करने लगी। वो काँप रही थी और उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा था। देखो डार्लिंग, तुम समझ नहीं रहे हो, उसने कहा। मैं अनुभव कर रही हूँ कि तुम लालच में पड़ गए हो, लेकिन तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। बैन को डबल क्रॉस करके कोई बच नहीं सकता। मैं उसके साथ 14 महीने रही हूँ और उस दौरान दर्जन भर आदमियों ने उसके साथ धोखेबाजी करने की कोशिश की थी। किसी को सफलता नहीं मिल सकी, तुम्हें भी नहीं मिलेगी। ओह हैरी, मेरी बातों पर यकीन करो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते? धीरज रखो ग्लोरी, हैरी बोला। तुम ये समझने की कोशिश नहीं कर रही हो कि वे हैरी ग्रीन को ही तलाशते फिरेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि अब हैरी ग्रीन का अस्तित्व मिट चुका है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि डेलानी को डबल क्रॉस किया गया और इस बार वो कुछ नहीं कर सकता। वो मुझे कभी ढूंढ नहीं निकाल पाएगा। मेरा अस्तित्व ही नहीं है। पुलिस और वो हज़ारों सालों तक ढूंढ रहे हैं, फिर भी मुझे पा नहीं सकते। इसलिए फिक्र मत करो बेबी, हमें कुछ नहीं होगा। न्यूयॉर्क के बैंक में $50,000 की रकम हमारा इंतज़ार कर रही है और यहाँ बिस्तर पर 30 लाख के हीरे पड़े हैं। फिर फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? ये बिल्कुल फुल प्रूफ मामला है, तुम समझी नहीं? ग्लोरी ने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और सिसकने लगी। टेलीफोन की घंटी बजते ही फे को हैरान छोड़कर बेन डेलानी जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और कमरे के दूसरे सिरे पर जाकर उसने रिसीवर उठाया। उसने रेडियो पर डकैती की खबर सुन ली थी। हत्या की खबर से वो अपने स्वभाव के विपरीत बौखला उठा था। उद्घोषक के उत्तेजित स्वर को सुनते हुए उसने सोचा था कि हीरे उसके पास लाए जा रहे हैं तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। गार्ड मर चुका था और लेविन और मिक्स भी मारे जा चुके थे। इस बात से बड़ी सनसनी पैदा हो सकती थी। अगर किसी तरह उसका नाम डकैती के साथ जुड़ गया तो पुलिस चीफ और हैरिसन को मजबूरन उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसे वो हरगिज़ नहीं चाहता था। उसे 2 घंटे से बोर्ग के फ़ोन का इंतजार था और देर होने की वजह से उसे कोसता रहा था। कौन है? वो माउथपीस पर चीखा। बोर्ग। बोर्ग की भद्दी सी हाँफती हुई आवाज़ सुनाई दी। धोखा हो गया है, वो दिखाई नहीं दिया। बैन गुस्से से जल भुन गया। बोलते रहो, वो गुर्राया। मैं यहाँ 2 घंटे से बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ और उसका कोई निशान तक नहीं है। बोर्ग ने कहा।
उसने 9:30 बजे पहुंचने का वादा किया था, लेकिन इस समय 12 बजने वाले हैं। उसने हमें धोखा दे दिया है। शायद ऐसा ना हो, डेस्क के कोने से टेक लगाते हुए बैन ने कहा। हो सकता है वो किसी मुसीबत में पड़ गया हो। रेडियो पर बताया गया है कि वो और फ्रैंक्स कार द्वारा भाग निकले हैं। फ्रैंक्स घायल हो गया है। मुमकिन है पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया हो। पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी है, अलबत्ता उन्होंने फ्रैंक्स को पा लिया है। ग्रीन ने उसे सड़क के किनारे फेंक दिया था और अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी है। जिस समय पुलिस ने उसे उठाया, उसे मरा हुआ आधा घंटा हो चुका था। नहीं, हैरी ने सचमुच हमें धोखा दिया है। वो हीरो के साथ भाग गया है। बैन के दिमाग में $50,000 घूमने लगे जो उसने हैरी को दिए थे। वो हीरो के बदले मिलने वाले $20 लाख के बारे में सोचने लगा। फिर उसे यार्ड की याद आई। अगर वो हरामजादा सोचता है कि मुझे डबल क्रॉस करके वो बच निकल सकता है, तो उसे फिर दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। गुस्से से दांत पीसते हुए बैन ने कहा, उसके पीछे पड़ जाओ। सुना तुमने? लेकिन उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, बोर्ग बोला। वो हैरी ग्रीन था ही नहीं। अब तक वो अपने असली रूप में प्रकट हो चुका होगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये सब हो सकता है। बैन डेस्क से उठकर कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा तमतमा रहा था और आंखों में गहरी चिंता व्याप्त थी। तुम्हें कार का नंबर मालूम है? LMX 990071। लेकिन इससे क्या फ़ायदा? सवाल मत करो। रिसीवर पर बैन की पकड़ कस गई। सुनो, तुम्हें इस शख्स को किसी भी तरह ढूंढ निकालना है। इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं कि इसमें कितना वक्त लगता है और कितना खर्चा होता है, लेकिन उसका पता लगाओ। और सुनो, जब तक तुम उसे ढूंढ नहीं निकालते, तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं करना है, समझे? और अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, बोर्ग ने शांत स्वर में कहा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं उसे ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। ग्लोरीडेन नाम की उस औरत को मालूम होगा कि वो कहाँ रहता है। उसके पीछे पड़ जाओ। बैन बोला, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता कि उसे किस तरीके से ढूंढ निकालना है, लेकिन ढूंढ निकालो ज़रूर। उसने ज़ोर से रिसीवर पटक दिया और काफ़ी देर तक कुछ सोचता रहा। क्या बात है यानी? सिर उठाकर उसकी ओर देखते हुए फे ने पूछा। बड़े क्रुद्ध हो रहे हो? चुप रहो, बैन चीख पड़ा। अपने से मतलब रखो। उसने फिर से रिसीवर उठाया और बोला, पुलिस हेडक्वार्टर से मिलाओ। फे सक पका गई और फिर से दीवान पर लेट गई। वो सोचने लगी कि बैन की नाराज़गी उसके लिए बोरियत पैदा कर देती थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि बैन उसे आज रात फिल्म दिखाने ले जाए, लेकिन अब यह नामुमकिन दिखाई दे रहा था। बेशक कल सुबह वो अपनी नाराज़गी के लिए उससे माफ़ी चाहेगा और उसे खुश करने के लिए कोई उपहार दे देगा, लेकिन इस वक्त तो उसे बोर होना ही पड़ेगा। बैन ने फ़ोन पर कहा, मुझे वो हेरिडन से मिलाओ। लाइन पर पुलिस चीफ के आने तक वो प्रतीक्षा करता रहा। फिर बोला, पैट, मैं बैन बोल रहा हूँ, कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो पैट, मेरे पास कुछ अंदरूनी जानकारी है जो तुम्हारे काम की हो सकती है। मेरे एक आदमी ने मुझे संकेत दिया था कि जिस आदमी ने प्लेन डकैती डाली है उसका नाम हैरी ग्रीन है। नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, सिवाय इसके कि एसेक्स स्ट्रीट पर स्थित फोटोमेट नामक दुकान में उसने अपनी तस्वीर खिंचवाई थी। मेरे आदमी का विचार है कि उसका लंगड़ापन और चेहरे पर जख्म का निशान दोनों बनावटी है। उसकी कार एक पॉन्टियाक है और जिसका नंबर है LMX 990071। वो कुछ देर सुनता रहा। उसके होठों पर भेड़िए की जैसी धूर्त मुस्कान उभरी। ज़रूर पैट, तुम जानते ही हो कि जो मैं कर सकता हूँ वो हमेशा करता हूँ। हाँ, उम्मीद है कि तुम उसे पकड़ लोगे। ऐसी डकैती धंधे के लिए हानिकारक हो सकती है। वो हंसने लगा। अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो मुझे भी सूचित कर देना। हाँ, फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए विदा। उसने रिसीवर लटका दिया। हैरी के सो जाने के काफ़ी देर बाद तक भी ग्लोरी बिस्तर पर उसकी बगल में लेटी जाग रही थी और सीलिंग पर पड़ी प्रकाश की रेखाओं की ओर ताक रही थी। उसे मालूम हो चुका था कि वो हैरी को बैन के साथ धोखाधड़ी करने से रोकने में बिल्कुल असमर्थ थी। उसे अब यकीन हो गया था कि अगर वो हैरी के सामने और गिड़गिड़ाने लगी या उस पर अधिक दबाव डाला तो हैरी नाराज़ हो जाएगा और उसे छोड़कर चलता बनेगा। लेकिन वो हैरी के मंसूबे के नतीजे के बारे में सोचकर ही आतंकित हो उठी थी। वो बैन को अच्छी तरह से जानती थी। उसके साथ धोखेबाजी करना सांप से छेड़खानी करने के बराबर था। उसने स्वयं से कहा कि उसे हैरी का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर बैन को इस बात का पता चल गया कि वो हैरी के साथ थी और हैरी के रूप बदलने का आइडिया उसी का था, तो वो उस पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। यद्यपि वो भयभीत थी और इसे मालूम था कि हैरी का साथ छोड़ देना ही बुद्धिमानी का काम था, लेकिन वो स्वयं को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। उसे अनुभव हो चुका था कि हैरी उसके जीवन का आखिरी मर्द है। अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो जीवन भर के लिए अकेली रह जाएगी। इसलिए उस स्थिति का सामना करने के बजाय उसने बैन की तरफ से आने वाली विपत्तियों का सामना करने का फैसला किया। बहरहाल शायद वो खुद को बेकार ही डरा रही थी। बैन को तो हैरी ग्रीन की तलाश होगी, और जैसा कि हैरी ने कहा था, उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। कोई नहीं सोच सकता, बैन भी नहीं,
कि उसकी बगल में लेटा व्यक्ति ही मोटे चेहरे पर जख्म के निशान वाला भारी भरकम हैरी ग्रीन है। उसे पक्का यकीन था, लेकिन अगर उन्हें एक साथ देख लिया तो क्या बेन इस बात का पता लगा सकता है? इस खतरे को भांपते ही वो कांप उठी और महसूस हुआ कि अपनी सलामती के लिए ना सही, लेकिन हैरी की सलामती के लिए उसका साथ छोड़ देना ही उचित है। बेन सिर्फ उसी के जरिए हैरी तक पहुंच सकता है। अगर उसने उन्हें एक साथ देख लिया और ये पता लगा लिया कि हैरी CATC में पायलट रह चुका है, तो उसे समझने में देर नहीं लगेगी कि हैरी ही वो आदमी है जिसकी उसे तलाश है। अगर वो हैरी से अलग हो गई तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता, लेकिन उसने फैसला किया कि वो हैरी का साथ नहीं छोड़ सकती। जहाँ तक संभव हो सके दोनों बेन से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। बेन उन्हें देश भर में तलाश नहीं कर सकता। यूरोप से लौटने के बाद वे फ्लोरिडा में बस जाएंगे, कैलिफोर्निया में नहीं। इस प्रकार वे सुरक्षित रह सकते हैं। फिर अचानक उसके दिमाग में एक दूसरा ख्याल उभरा। मान लो हैरी को इस बात का एहसास हो गया कि बेन ग्लोरी के माध्यम से ही उस तक पहुंच सकती है, तो मान लो उसे मालूम हो गया कि हैरी ग्रीन और इसके बीच की कड़ी ग्लोरी ही है, तो वो क्या कर सकता है? उसे छोड़ देगा या नफरत करने लगेगा? ग्लोरी की मुट्ठियां भीज गई। आखिर क्या कर सकता है वो? उसने सिर घुमाकर हैरी की ओर देखा। नींद में उसका खूबसूरत चेहरा शांत दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ग्लोरी को लगा कि वो दिल की गहराई से उसे चाहती है। उसे पक्का यकीन हो गया कि वो उसे नहीं छोड़ सकती, चाहे इसका मतलब दोनों की मौत ही क्यों ना हो। अचानक केबिन के बाहर कुछ आहट सुनकर वो सिहर उठी। उसने सिर उठाकर कान खड़े करके सुना और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। बाहर कोई चहलकदमी कर रहा था। बरामदे में पड़ती किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई दे रही थी। वो घबराई हुई बिस्तर से उठ गई और जिस्म में एक चादर लपेटकर खिड़की के पास आई। उसने बाहर अंधेरे में झांका। हल्की चांदनी में उसने जो देखा उससे उसके गले में एक चीख निकलते निकलते रह गई। वो बिस्तर पर लौट आई और उसने हैरी की बांह पकड़कर उसे जोर से झकझोर दिया। उसके हाथ झटकते हुए हैरी उठ बैठा। क्या बात है? गुस्से में भरकर हैरी ने पूछा। क्या तुम किसी को सोने भी नहीं दे सकती? पुलिस, ग्लोरी फुसफुसाई। बाहर कम से कम पुलिस के 10 आदमी खड़े हैं। हैरी सन्नाटे में आ गया। ग्लोरी ने देखा उसके चेहरे से खून सूख गया था और आंखों में खौफ के गहरे भाव जाग रहे थे। उसने तकिए के नीचे से अपनी गन निकाली। सेफ्टी कैच को पीछे खींचते हुए उसने चादर एक और फेंक दी और खड़ा हो गया। नहीं हैरी, ग्लोरी फुसफुसाहट की आवाज में बोली। हैरी की घबराहट देखकर वो सतर्क हो उठी थी। अब वो सुरक्षात्मक रुख अपना चुकी थी और उसका दिमाग तेजी से हैरी की सुरक्षा के बारे में सोच रहा था। गन रख दो, वे मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकेंगे। लेकिन उन्हें तो मालूम ही नहीं कि तुम हो कौन। वे तुम्हें नहीं पहचान सकते। हैरी, क्या सोच रहे हो? गन नीचे रख दो। हैरी हिचकिचाया, फिर खिड़की के पास आकर बाहर झांकने लगा। पीक कैप पहने कई पुलिसमैन उस पोंटियाक के गिर्द खड़े थे जो उसने पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी थी। वो कार, वो बोला, मुझे उस कार को कहीं ठिकाने लगा देना चाहिए था, लेकिन उन्हें कैसे पता चल गया कि यहाँ खड़ी है? ग्लोरी ने उसका हाथ पकड़ा। कार को भीतर ले आते हुए किसी ने तुम्हें देखा था? मेरा ख्याल है नहीं, मैंने भी किसी को नहीं देखा था। क्या तुमने मैनेजर को यह बताया कि तुम्हारे पास एक कार भी है? नहीं। तो फिर सुनो, वो कार तुम्हारी नहीं है। अगर उन्होंने पूछा तो बता देना कि तुम बस से आए थे। अंतिम बस लगभग उसी वक्त आ पहुंचती है जिस वक्त तुम यहाँ पहुंचे थे। हमारी कार तो कतार के सिरे पर है, वो मरकरी। उन्हें बता देना कि मैं कार लेकर आई थी और तुम बस द्वारा। हम लोग कार्सन सिटी से आए हैं और लॉस एंजलिस जा रहे हैं। हैरी ने सिर हिलाया। ये बात उसे जंच रही थी। अब वो घबराहट से उबर रहा था। उसने फिर खिड़की से बाहर झांका। 6 पुलिसमैन फ्लैशलाइट और गन संभाले केबिन की ओर बढ़ रहे थे। बक्सा कहाँ है? ग्लोरी ने फुसफुसाते हुए पूछा। हैरी बक्से के बारे में भूल गया था और ये भी कि उसने अब तक गन को हाथ में थाम रखा था। वो भूल गया था कि उसने फ्रैंक्स की गन सामने वाले कमरे में मेंटल पीस पर रख छोड़ी थी। वो भागते हुए उस कमरे में पहुंचा, दोनों गनों को चिमनी के अंदर छुपा दिया और वापस बेडरूम में लौट आया। उसने ड्रॉअर से स्टील का बक्सा निकाला और उसे छुपाने की सुरक्षित जगह तलाश करने लगा। तभी बाहरी दरवाजे पर एक भारी दस्तक पड़ी। ग्लोरी ने उसके हाथ से बक्सा छीन लिया। इसे मैं छुपा दूंगी, तुम उनसे निपटो। हैरी एक पल हिचकिचाया, फिर एक गहरी सांस छोड़कर बैठक कमरे की ओर लपका। उसने बत्ती जलाई और दरवाजा खोल दिया। बाहर 2 पुलिसमैनों के हाथ में गन थामे खड़े देखकर उसके दिल की धड़कन एक बारगी रुक सी गई। दोनों पुलिसमैन उसे घूर रहे थे। कौन हो तुम? उनमें से एक भौंका। मेरा नाम टेड हैरिसन है, हैरी बोला। क्या बात है? क्या है डार्लिंग? ग्लोरी ने पीछे से आकर पूछा। पुलिसमैन को देखकर वो गले से चीख दबाने का बहाना करने लगी। ग्लोरी को देखकर दोनों पुलिसमैनों के चेहरों पर संतोष के भाव झलकने लगे। घबराने की कोई बात नहीं है, एक पुलिसमैन ने कहा। क्या बाहर खड़ी वो पोंटियाक कार आपकी है? नहीं तो, ग्लोरी ने कहा। हमारी तो वो मरकरी है। हम अंदर आना चाहते हैं, पुलिसमैन बोला। हमें एक आदमी की तलाश है, हो सकता है वो इधर ही कहीं छुपा हुआ हो। हैरी एक तरफ हट गया। अंदर चले आइए, लेकिन यहाँ तो मेरे और मेरी पत्नी के सिवा और कोई नहीं है।
एक पुलिसमैन अंदर चला गया और सीधे बेडरूम में दाखिल हो गया। फिर लगभग तुरंत ही वापस लौट आया। नहीं, उसने अपने साथी से कहा, मेरा ख्याल है वो अब तक मीलों दूर निकल चुका होगा। उसने कार छोड़ दी। फिर उसने ग्लोरी की ओर देखा। आपने हीरे की डकैती के बारे में खबर सुनी? हाँ, रेडियो पर सुनी थी। ये वही कार है जिसमें डकैत भाग निकले थे। आपने इस कार को अंदर आते हुए देखा था? मैंने आवाज़ सुनी थी। समय मुझे ठीक से मालूम नहीं, शायद 1 घंटा पहले। इससे भी ज़्यादा वक्त हो सकता है। कार का इंजन ठंडा पड़ चुका है। कार शायद 12:30 के करीब यहाँ पहुँची होगी। मैंने समय नहीं देखा था। क्या आप सोचते हैं कि वो यहीं छुपा होगा? पुलिसमैन ने सिर हिलाया। वो यहाँ नहीं ठहर सकता। मेरा ख्याल है उसके पास दूसरी कार होगी जो उसने कहीं छुपा रखी होगी। आपने दूसरी कार की आवाज़ नहीं सुनी? शायद सुनी थी, लेकिन मैं आधी नींद में थी। वेल, ठीक है, बिस्तर से उठा देने के लिए हमें अफसोस है। सिर हिलाते हुए दोनों पुलिसमैन अगले केबिन की ओर चले गए। ग्लोरी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसी पर पीठ टिकाकर ढीली पड़ गई। तुमने बड़ी सफाई से संभाला, हैरी ने लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। तुम में काफ़ी दमखम है बेबी। मैं तो दीवार फाड़ने के लिए तैयार था। ग्लोरी उसके पीछे पीछे चलकर बेडरूम में आई और बिस्तर पर बैठ गई। वो कांप रही थी और ठंडी पड़ रही थी। उसने सोचा ये शुरुआत थी, ठीक वैसे ही जब बैन एक मामूली सा गैंगस्टर हुआ करता था। रात के वक्त दरवाजे पर अचानक दस्तक, हाथ में गन लिए सख्त चेहरे वाले पुलिसमैन और उनके सवालात, बैन को बचाने के लिए उसकी झूठी बातें। उसे उम्मीद थी कि इन सब झमेलों से अब छुटकारा मिल गया है, लेकिन नहीं, ये तो दोबारा शुरू हो रहा था और न जाने कब तक चलता रहेगा। उसे अब इस बात से पक्का यकीन होने लगा था और सोच सोचकर वो कमज़ोर पड़ने लगी थी। हैरी खिड़की के पास खड़ा अंधेरों में झांक रहा था। सादे कपड़ों में 3 जासूस आ पहुंचे थे और कार की तस्वीरें खींचने और उंगलियों के निशान ढूंढने में व्यस्त थे। उन्हें देखकर भय की सर्द लहर से हैरी का बदन अकड़ने लगा। उंगलियों के निशानों के बारे में तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। जिस सुरक्षा को ध्यान में रखकर वो आश्वस्त हो रहा था, अब वो उसे छिन भिन होती दिखने लगी। उसे पकड़ने का पुलिस के पास यही तो एक रास्ता था। कार में उसकी उंगलियों के दर्जनों निशान पड़े होंगे। अगर उन्होंने यहाँ ठहरे सभी लोगों की उंगलियों के निशान लेने का निश्चय किया तो वे उसे आसानी से दबोच लेंगे। वो बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाने लगा। ग्लोरी, वे कार में मेरी उंगलियों के निशान ढूंढ निकालेंगे। वे निशान मुझे ले डूबेंगे। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। ग्लोरी उसे घूरने लगी। उसे भी इसका ख्याल नहीं आया था। मैं शायद पिछले रास्ते से भाग जाने में सफल हो जाऊं, हैरी बोलता रहा। घबराहट से उसका चेहरा कठोर पड़ गया था। वो उस ओर दौड़ा जहां उसने अपने कपड़े रखे थे। मेरे सामने यही मौका है। नहीं, ग्लोरी उछलकर खड़ी हो गई और उसके पास पहुंची। बेवकूफ़ मत बनो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम भाग खड़े हो गए हो तो उन्हें समझने में कठिनाई नहीं होगी कि तुम ही वो शख्स हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ये भी हो सकता है कि उन्हें उंगलियों के निशान लेने का विचार ही ना सूझे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा ही किया तो, हैरी हिचकिचाते हुए बोला। भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप बैठे रहो। तुम्हें यह खतरा उठाना ही पड़ेगा। एक बार भाग निकले तो अपने आप को खत्म समझो। इस बात को नज़रअंदाज मत करो। पसीने से तर चेहरा लिए हैरी फिर खिड़की के पास आया और बाहर झांकने लगा। अगर मुझे पता होता कि इसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है तो मैं हरगिज़ ये काम न करता, वो बड़बड़ाने लगा। मैं भी कैसा परले दर्जे का अहमक था कि निशानों का ख्याल ही नहीं रखा। अगर मैं फ़िलहाल बच गया तो भी किसी भी समय पकड़ा जा सकता हूँ। 10 साल बाद भी अगर मुझसे कोई कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पुलिस ने उंगलियों के निशान लिए तो मैं डूब सकता हूँ। कैसा मूर्ख हूँ मैं। ग्लोरी धड़कता दिल लिए स्थिर खड़ी रही। हौसला रखो हैरी, उसने कहा। कुछ नहीं होगा। चुप रहो, हैरी गुर्राया। तुम्हें तो सिर्फ बातें करना आता है। फांसी का फंदा तुम्हारे गले में तो नहीं पड़ने वाला है ना। मुझे हैरी ग्रीन बनाने की तुम्हारी कल्पना तो लाजवाब थी। तुम इतनी ही चतुर दिमाग वाली थी तो उंगलियों के निशानों के बारे में क्यों नहीं सोचा? हैरी ग्रीन का अस्तित्व नहीं, वो तो यहीं, ठीक यहीं पर है, ताकि कोई पुलिसिया आसानी से उसे पकड़ सके। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। अगर तुमने मुझे हैरी ग्रीन का बहुरूप धारण करने का आइडिया नहीं सुझाया होता तो मैं इस काम में हाथ नहीं डालता। ग्लोरी ने अपनी आंखें मींच ली। तुम ये कैसे कह सकते हो हैरी? तुम जानते हो मैंने तुम्हें रोकने की बार बार कोशिश की थी। बकवास बंद करो। तुम्हें इसके सिवा आता ही क्या है? मैं अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊँ? कार के इंजन की आवाज़ सुनकर हैरी वापस खिड़की की ओर मुड़ा। एक ब्रेक डाउन ट्रक आ पहुंचा था। पुलिस ने पोंटियाक को क्रेन के साथ जोड़ दिया। फिर ट्रक पोंटियाक को खींचते हुए वहां से चला गया। तीनों जासूस एक झुंड में खड़े आपस में बातें कर रहे थे। उनकी ओर देखते हुए हैरी के भींचे हुए दांतों के बीच से सिसकारी निकल गई। कुछ देर बाद तीनों जासूस अपनी कार के पास पहुंचे और उसमें सवार होकर चले गए। पुलिसमैन कुछ देर और वहां ठहरे, फिर वे भी अपनी अपनी कार में सवार होकर चले गए। हैरी पीछे हट गया और धीरे से जाकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया। उसे अब तक पता नहीं चला था कि वो कितना भयभीत हो गया था। इस प्रतिक्रिया से उसका संतुलन बिगड़ गया था।
ग्लोरी भागकर दूसरे कमरे में चली गई। उसने ग्लास में ढेर सारी विस्की उड़ेली, फिर उसे लेकर वापस लौट आई। इसे पी लो डार्लिंग। हैरी एक ही सांस में पूरी विस्की गटक गया, झुरझुरी ली, फिर उसने ग्लास नीचे रख दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, वो बड़बड़ाया, कि उन पुलिस वालों ने मुझे इस कदर ठंडा कर दिया, फिर भी वे कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने तो मुझे लगभग पकड़ ही लिया था। सिर्फ उंगलियों के निशान लेने की ही देर थी। वे ऐसा क्यों करेंगे? ग्लोरी ने कहा। वे हर किसी के निशान तो नहीं ले सकते। वे कैसे सोच सकते हैं कि तुम ही हैरी ग्रीन हो? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। उसने ग्लोरी की ओर देखा, फिर उसे खींचकर अपनी बगल में बिठाया। कुछ देर पहले मैंने तुमसे जो कुछ कहा था वो मेरा अभिप्राय नहीं था। तुम समझ रही हो ना? मैं बुरी तरह भयभीत हो गया था। मुझे मालूम नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे अफसोस है ग्लोरी, बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही थी। मैं भी घबरा गई थी। ओ डार्लिंग, बहुत देर हो जाने से पहले ही चलो हम ये सब खत्म कर दें। हम डाक द्वारा हीरे बहन के पास पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हमें इनसे छुटकारा मिल जाएगा। कल सुबह सबसे पहले हम यही काम करेंगे। यही एक रास्ता बचा है। प्लीज़ हैरी। हैरी बिस्तर से उठकर टेबल के पास आया और अपने लिए दूसरा ड्रिंक तैयार करने लगा। नहीं, अब तो बला टल गई है। नहीं, अगर मैंने $15 लाख यूं ही गवा दिए तो मुझसे बढ़कर बेवकूफ़ कौन हो सकता है? ज़रा सोचो कि हम इतने धन से क्या नहीं कर सकते। यही मैं करने जा रहा हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ग्लोरी ने निराश भाव से कंधे झटका दिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। द फार ईस्टर्न ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के दफ्तर 27वीं स्ट्रीट पर स्थित नेशनल एंड कैलिफोर्नियन स्टेट बिल्डिंग की 4 मंजिला में फैले हुए थे। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी सलीके से सजी सवरी स्वस्थ तथा खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए हैरी की ओर देखा। नहीं, मुझे अफसोस है मिस्टर ग्रिफिन, लेकिन मिस्टर ताकामोकी बगैर समय तय किए कभी किसी से नहीं मिलते। उस लड़की ने कहा, शायद मिस्टर लुडविंग आपकी कोई मदद कर सके। मैं देखती हूँ वो इस वक्त खाली है या नहीं। मैं मिस्टर लुडविंग से नहीं, मिस्टर ताकामोरी से ही मिलना चाहता हूँ। हैरी बोला। मुझे अफसोस है लेकिन यह असंभव है। लड़की के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होने लगी। मिस्टर ताकामोरी, ये मैं सुन चुका हूँ, हैरी बोला, लेकिन वो मुझसे मिलना चाहेगा। उसने अपनी जेब से एक सीलबंद लिफाफा निकाला और लड़की की ओर बढ़ा दिया। ये उसे दे दो। तुम ये देखकर हैरत में पड़ जाओगी कि वो मुझसे मिलने के लिए कितना बेताब हो उठेगा। थोड़ी हिचक के बाद कंधे उचकाते हुए उस लड़की ने घंटी का बटन दबाया। समीप के एक कमरे से हल्के पीले रंग की यूनिफॉर्म पहने एक लड़का निकल आया। ये लिफाफा मिस स्कोफील्ड को दे दो, लड़की ने उससे कहा। यह मिस्टर ताकामोरी के लिए है। लड़के के चले जाने के बाद वो हैरी की ओर मुड़ी। प्लीज़ बैठ जाइए। हैरी बैठ गया और सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन वो किसी तरह उस पर काबू पाए हुए था। डकैती के बाद आज 5वां दिन था। वो और ग्लोरी न्यूयॉर्क के छोटे से होटल में ठहरे हुए थे। ताकामोरी के साथ इस महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए वो ग्लोरी को वहीं छोड़कर लॉस एंजलिस लौट आया था। उसने ताकामोरी के साथ सौदा पटाने के लिए एक सुरक्षित उपाय ढूंढने में काफ़ी दिमाग खपाया था, मगर सफल नहीं हो सका था। अनमने भाव से उसने स्वीकार किया था कि अगर $15 लाख की रकम हासिल करनी है तो उसे ताकामोरी के साथ अपने वास्तविक परिचय के साथ मिलना होगा, किसी झूठे नाम या बहुरूप में नहीं। इतनी बड़ी रकम छुपाई नहीं जा सकती। अगर उसने इस रकम को दर्जन भर बैंकों में फैला भी दिया तो भी वो इसे छुपा नहीं सकता। टैक्स वालों से भी परेशानी खड़ी हो सकती थी। वो इसे छुपा नहीं सकता, फिर पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी। ताकामोरी के साथ खुला सौदा करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। उसे एक जुआ खेलना पड़ेगा, क्योंकि ताकामोरी को हीरो की सख्त ज़रूरत है, अतः वो पुलिस को खबर नहीं करेगा। अगर जुए में हैरी हार गया तो वो मुसीबत में पड़ सकता है, मगर जिस ढंग से वो योजना तैयार कर रहा था उससे लगता नहीं था कि मुसीबत भारी हो सकती है। जब उसने अपने प्लान के बारे में ग्लोरी को बताया था तो वो आतंकित हो उठी थी। उसने ऐसा ना करने के लिए काफ़ी जोर दिया था। अब तक हैरी उसके विरोध से तंग आ चुका था और उसने 2 टूक शब्दों में ग्लोरी से कह दिया था कि वो दखल अंदाजी ना करे। माना कि इसमें जोखिम है, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी रकम हासिल हो रही है तो परवाह किस बात की है। कालीन की मोटी परत पर पाँव टिकाए हैरी कुर्सी पर बैठा इंतजार करता रहा। इस बीच हाथों में ब्रीफकेस लिए लोगों का रेला उमड़ता रहा जो उस लड़की के पास पहुंचते। लड़की मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करती, फिर उन्हें दफ्तर के लड़कों के साथ निर्दिष्ट विभागों की ओर भेज देती। हैरी वहीं बैठा सिगरेट पीता रहा। 35 मिनट में 4 सिगरेट फूंक डालने के बाद ही वो लड़का वापस लौट आया जो लिफाफा लेकर अंदर गया था। रिसेप्शन डेस्क पर जाकर उसने उस लड़की से कुछ कहा तो हैरी ने देखा लड़की की भौहें ऊपर की ओर खींचने लगी थी। ओके, मिस्टर ताकामोरी आपसे मिलने के लिए तैयार है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव फैल रहे थे। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था नहीं, हैरी बोला, फिर उस लड़के के पीछे चलने लगा जो एक छोटे से एलिवेटर की ओर बढ़ रहा था। दोनों एलिवेटर द्वारा तीसरी मंजिल पर पहुंचे। फिर वो लड़का हैरी को साथ लिए
पैसे से चलता हुआ अखरोट की लकड़ी के एक दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। ऐसा लगता था जैसे वो लड़का दरवाजे पर दस्तक देने से पहले अपनी हिम्मत बटोर रहा हो। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक धीमी आवाज़ आई। लड़के ने हैंडल घुमाया और धीरे से दरवाज़ा खोला। फिर वो एक तरफ हट गया और हैरी एक लंबे चौड़े शानदार ऑफिस में दाखिल हुआ। एक विशाल खिड़की के सामने पड़ी डेस्क के सामने जाते हुए हैरी को महसूस हुआ कि उसके पांव कालीन में टखनों तक धंस रहे हैं। उस खिड़की से लॉस एंजलिस का समूचा पूर्वी इलाका दिखाई दे रहा था। डेस्क के पीछे बैठा पीली रंगत वाला छोटा सा व्यक्ति काली सफ़ेद चार खाने की पतलून और काला कोट पहने हुए था। उसके बाल भूरे थे और छोटा सा चेहरा बिल्कुल भावशून्य था। उसने हैरी की ओर देखा और हाथ के इशारे से उसे डेस्क के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाने को कहा। तुम हो मिस्टर ग्रिफिन, हैरी ग्रिफिन। उस छोटे से आदमी ने चिड़ियों की जैसी अपनी छोटी छोटी आंखों से हैरी को घूरते हुए पूछा। जी हाँ, हैरी बोला। आप मिस्टर ताकामोरी हैं? उस आदमी ने सिर हिलाया। फिर हैरी द्वारा भेजी गई चिट उठाई। तुमने इसमें लिखा है कि तुम मुझसे हीरो के संबंध में बातें करना चाहते हो। उसने चिट डेस्क पर रख दी और पीछे की तरफ झुका। हीरे के बारे में तुम क्या जानते हो मिस्टर ग्रिफिन? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि $30 लाख के हीरे निर्यात करने के लिए यूएस कॉन्सुलेट से अनुमति प्राप्त करने में आप सफल हो गए हैं। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि उन हीरो की चोरी हो गई है। मैंने सोचा उन्हें वापस हासिल करने में आपकी दिलचस्पी होगी। ताकामोरी ध्यानपूर्वक उसे घूरने लगा। हाँ, मुझे दिलचस्पी है, वो बोला। मुझे यकीन था कि आपकी दिलचस्पी ज़रूर होगी। सिगरेट की राख झाड़ने के लिए हैरी रुका, फिर आगे कहने लगा। डकैती पड़ने के दूसरे दिन संयोगवश अपने धंधों के सिलसिले में मुझे स्काई रेंच एयरपोर्ट जाना पड़ा, लेकिन डकैती वाली जगह से करीब 2 मील की दूरी पर मेरी कार का पहिया पंक्चर हो गया। मैंने इसे ठीक किया। मेरे पास कुछ सैंडविचेस पड़े थे। मैंने सोचा जब मुझे रुकना पड़ ही गया है तो क्यों न यहीं नाश्ता कर लिया जाए। मैं एक रेत के टीले पर चढ़ा और वहाँ बैठ गया। मुझे उसी जगह रेत में आधा धसा स्टील का एक चौकोर बॉक्स पड़ा मिला। मुझे उसे खोलने में काफ़ी कठिनता हुई क्योंकि उसमें लॉक था, लेकिन मैंने किसी तरह उसे खोल डाला। बक्सा हीरो से भरा पड़ा था। उसके अंदर एक चालान भी पड़ा था जिससे मुझे पता चला कि हीरे फार ईस्टर्न ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा भेजे गए थे और मुझे समझने में देर न लगी कि ये वही हीरे हैं जो चोरी चले गए थे। बक्सा जिस ढंग से रेत पर पड़ा हुआ था उनसे लगता था शायद डकैतों की हिम्मत टूट गई हो और उन्होंने बक्सा कार की खिड़की से बाहर फेंक दिया हो। मैं बक्से को पुलिस के हवाले करने ही जा रहा था, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया कि आप और मेरे बीच एक सौदा हो सकता है। ताकामोरी हैरी को घूरने के लिए आगे की ओर झुका। क्या वे हीरे सचमुच तुम्हारे पास हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ बिल्कुल सामान्य थी, जैसे वो हैरी से समय पूछ रहा हो। हाँ, वे वास्तव में मेरे पास है, हैरी बोला। ताकामोरी फिर पीछे की तरफ झुका। अच्छा, वो बोला। और तुमने सोचा हम दोनों के बीच कोई सौदा हो सकता है? दिलचस्प बात है। कैसा सौदा मिस्टर ग्रिफिन? हैरी ने अपने लंबे पाँव फैला दिए। उसने शीशे की राखदानी में सिगरेट का टुकड़ा मसल दिया जो उसकी बगल में एक टेबल पर रखी हुई थी। फिर पैकेट से दूसरी सिगरेट निकाली और उसे सुलगाने लगा। ये सब करते हुए वो ताकामोरी की चमकीली आंखों को लगातार घूरे जा रहा था। एक व्यापारिक सौदा, उसने कहा। मेरा विचार है अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी किसी दूसरे व्यक्ति को बुरी तरह ज़रूरत हो तो बगैर कुछ लिए दिए उसे सौंप देना पहले वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ताकामोरी ने पेपर नाइफ उठाया और उसे यूं घूरने लगा जैसे पहली दफ़ा देख रहा हो। ये तो व्यापार का उसूल है मिस्टर ग्रिफिन, उसने कोमल स्वर में कहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह फॉर्मूला इस देश में नहीं चल सकता जब सौदेबाजी किसी चोरी की चीज़ की हो रही हो। मेरे विचार में ये उस पाने वाले का कर्तव्य ही नहीं नैतिकता भी है कि वो उस चीज़ को लौटा दे और बदले में मिलने वाला इनाम हासिल करे। हैरी मुस्कुराया। ठीक बात है, वो बोला, लेकिन इस विशेष सेटअप में मेरा दृष्टिकोण कुछ अलग है। मैं जानता हूँ उन हीरो का बीमा किया गया है और कवरेज आपके ऊपर है। बीमा एजेंट तभी मुझे कवर करेंगे जब उन्हें पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि हीरे वापस प्राप्त नहीं किए जा सकते। हाँ, ये तो उनके काम करने का ढंग है। वे आपको अपना धन प्राप्त करने के लिए काफ़ी इंतज़ार करवाएंगे, लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है आपके पास धन की कमी नहीं, मगर जिस चीज़ का आपके पास अभाव है वो है आपको सरकार की ओर से मिलने वाला सम्मान और स्वीकृति। मैं आपके बारे में दरियाफ्त करता रहा हूँ। ऐसा लगता है आपने अपनी सरकार के हित में काफ़ी कुछ किया है, मगर उसके बदले आपको समुचित इनाम नहीं मिल सका है। ताकामोरी ने पेपर नाइफ नीचे रख दिया। हम लोग सीधे मतलब की बात पर आ जाएं, मिस्टर ग्रिफिन, उसने कहा। उसकी आवाज़ में हल्का तीखापन का पुट था। तुम कह रहे हो कि तुम्हें हीरे अचानक मिल गए हैं और मैं समझ रहा हूँ तुम उन्हें मेरे हाथ बेचने का प्रस्ताव रख रहे हो। हैरी ने पीठ कुर्सी की पुष्ट से टिका दी। ऐसा ही विचार है। और कीमत कितनी चाहते हो? ये इतनी आसान बात नहीं है, हैरी बोला।
नगद धन लेने में कई खतरे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक योजना में पूंजी लगाएं। इस प्रकार की व्यवस्था से मेरे लिए खतरा कम रह जाता है। ताकामोरी पुनः पेपर नाइफ का निरीक्षण करने लगा। पूंजी की रकम कितनी बड़ी होगी मिस्टर ग्रिफिन? 15 लाख डॉलर से काम चल सकता है। जिस ढंग से मैंने योजना तैयार की है उसमें इससे कम रकम मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी रकम है, ताकामोरी ने कहा और चाकू की नोक को अंगूठे से सहलाते हुए जांचने लगा। नोक काफ़ी धारदार थी, अतः ताकामोरी झटके से त्योरिया सिकोड़ते हुए ये देखने लगा कि कहीं अंगूठे में चोट न लग गई हो, मगर नहीं लगी थी। ये भी हो सकता है मिस्टर ग्रिफिन कि पुलिस चीफ ओ'हेरिडन तुम्हें न सिर्फ हीरे मुफ्त में लौटाने को विवश कर सकता है, बल्कि ऐसा प्रबंध भी कर सकता है कि तुम्हें लंबे अरसे तक जेल की हवा खानी पड़े। हैरी ने कंधे सिकोड़ दिए। वो मुझे हीरे लौटाने को विवश नहीं कर सकता। मैंने उन्हें ऐसी जगह छुपा कर रख दिया है जहाँ से कोई ढूंढ कर नहीं निकाल सकता। मैं सहमत हूँ कि वो मुझे कैद कर सकता है, लेकिन मुझे इसमें भी संदेह है। मेरे खिलाफ आप ही बयान दे सकते हैं, नहीं? पर्याप्त रूप से नहीं, ताकामोरी बोला। यह बातचीत टेप में रिकॉर्ड की जा रही है। टेप ओ'हेरिडन को सौंप देने की देर है कि तुम्हें अभियुक्त साबित करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। ग्लोरी ने हैरी को चेतावनी दी थी कि वार्तालाप रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन वो उसकी बात पर हंस दिया था। अब उसे पता चल रहा था कि वो ठीक कह रही थी, मगर उसे कोई घबराहट नहीं हो रही थी। ओके, आगे की ओर झुकते हुए उसने कहा, मुझे जेल भिजवाने के लिए आपने टेप में काफ़ी सबूत इकट्ठा कर लिया है, मैं मानता हूँ। अब बेहतर होगा आप टेप रिकॉर्डर बंद कर दीजिए। मैं रिकॉर्डर के बिना बातें करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो आप टेप पुलिस के पास भिजवा सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं क्या कहता हूँ उसे तो सुन लीजिए। जब तक आप रिकॉर्डर ऑफ नहीं कर देते मैं कुछ नहीं कहूँगा। ताकामोरी ने पेपर नाइफ रख दिया और नाक खुजाने लगा, फिर डेस्क का एक बटन दबा दिया। ठीक है, तसल्ली करने के बाद हैरी बोला, अब हम धंधे की बात करते हैं। आपको हीरे एकत्रित करने तथा उन्हें निर्यात करने की अनुमति प्राप्त करने में 18 महीने लगे। इसके लिए आपका सम्राट आपका स्वागत तथा सम्मान करने वाला था। लड़ाई के दौरान मैं जापान में रह चुका हूँ मिस्टर ताकामोरी। मैं आपकी जाति के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ और ये भी समझता हूँ कि उस सम्मान का आपकी नज़रों में क्या महत्व है। अगर आप हीरे प्रस्तुत नहीं कर सके तो आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक है, आप मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं, मगर उस हालत में आप कभी भी हीरे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हीरो को हैंडल कर सकते हैं और उन्हें हीरे मुझसे प्राप्त करने में बड़ी खुशी होगी। डकैती से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा अपराध सिर्फ इतना ही है कि हीरे मुझे मिल गए और मैंने उनके बदले में पैसों की मांग की। लिहाजा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 5 साल। 5 साल बाद मेरी उम्र 43 की होगी। उन पैसों का उपभोग करने के लिए तब भी पर्याप्त जवान रहूँगा जिन्हें मैं हीरे बेचकर प्राप्त कर सकता हूँ। 5 साल बाद आप प्रायः 73 साल के हो जाएंगे। उस उम्र में आपका सम्राट द्वारा दिए जाने वाले सम्मान, जिसे वो दे भी सकता है और नहीं भी, का उपभोग करने का अवसर नहीं भी मिल सकता है, बशर्ते यहाँ के अधिकारियों ने दोबारा हीरे निर्यात करने की अनुमति दी तो। वैसे मुझे ये कठिन ही लगता है कि वे अनुमति देंगे। उसने सिगरेट बुझा दी और ताकामोरी के पीले भावहीन चेहरे की ओर ताकते हुए दूसरी सुलगाई। सम्राट को निराश करके अपनी साख गिराने के बजाय या दोबारा अनुमति प्राप्त करने के बजाय मैं सोचता हूँ आप मेरे साथ सौदा करने की बुद्धिमानी दिखाएंगे। इस प्रकार आप न केवल हीरे तथा सम्मान हासिल करेंगे, बल्कि आपको 15 लाख डॉलर का ठोस फायदा भी होगा। ऐसा तुम कैसे कह रहे हो कि इस सौदे में मुझे फ़ायदा होगा? बिल्कुल सीधी सी बात है, हीरो का बीमा हुआ है। समय आने पर बीमा कंपनी आपको पूरी रकम का भुगतान कर देगी। आपके हीरे भी मिल जाएंगे। ये बात बीमा कंपनी को बताने की ज़रूरत ही नहीं कि हीरे आपको वापस मिल गए हैं। 1 साल के अंदर आपको 30 लाख डॉलर मिल जाएंगे। आप मेरी कंपनी में 15 लाख डॉलर लगाएंगे और बाकी के 15 लाख आपकी जेब में चले जाएंगे। बस। हो सकता है, ताकामोरी बोला। तुम्हारी कंपनी कौन सी? मैं एक एयर टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहता हूँ। योजना की पूरी रूपरेखा इसमें है। हैरी ने जेब से एक मोटा सा लिफाफा निकाला और उसे डेस्क के ऊपर रख दिया। मैं इसे आपके पास छोड़ जाता हूँ आपके अध्ययन के लिए। अगर इसमें आपकी दिलचस्पी पैदा होती है तो आप 10% का शेयर भी ले सकते हैं। मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मुझे आवश्यकता है तो सिर्फ पूंजी की, जो आपके पास है। मैं नहीं चाहता कि आप तुरंत कोई फैसला करें, लेकिन अपनी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए ज़्यादा समय भी मत लीजिएगा। वो खड़ा हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस सौदे को स्वीकार करते हैं तो आप ब्लैकमेल का सीधा निशाना बन जाए। वही स्थिति मेरी भी हो सकती है। ये एक साझेदारी का व्यापार है। अगर एक साझेदार दूसरे को डबल क्रॉस करने की चेष्टा करता है तो दूसरा साझेदार भी वही हथियार प्रयोग कर सकता है। मैं गायब भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अगर फाइनेंस किया तो मुझे व्यवसाय की देखभाल करनी होगी और आप हर वक्त मुझे पा सकते हैं। हमें एक दूसरे पर निश्चित हद तक भरोसा करना होगा।
अगर मैं हीरे प्राप्त करने के जुर्म में जेल भिजवाया जा सकता हूँ तो बीमा कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने के बदले आप भी जेल जा सकते हैं। सोच लीजिए, मैं रविवार को इसी वक्त आ जाऊँगा। इस प्रकार आपको फैसला करने के लिए 48 घंटे मिल जाएंगे। मैं आपसे एक खतरा भी मोल ले रहा हूँ कि हो सकता है जब मैं यहाँ से जाऊँ तो पुलिस मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं ये जोखिम उठा रहा हूँ। अगर पुलिस यहाँ मौजूद हुई तो आप भी हमेशा के लिए हीरो को अलविदा कह दीजिएगा। ताकामोरी को पेपर नाइफ से खेलता छोड़ हैरी दरवाजे की ओर लपका और उसे खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। जब वो मुख्य लॉबी में पहुंचा तो वो रिसेप्शन डेस्क वाली लड़की उसके पास आई। माफ़ कीजिएगा मिस्टर ग्रिफिन, मिस्टर ताकामोरी ने अभी अभी फ़ोन करके बताया कि आपने अपना पता उन्हें नहीं बताया। हैरी एक पल हिचकिचाया। क्या ताकामोरी उसके पीछे पुलिस को लगा देना चाहता है, उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है? अगर यही उसका अभिप्राय है तो वो ऐसा उस वक्त भी कर सकता है जब वो दोबारा यहाँ लौट आता है। मैं रिट्स में ठहरा हूँ, कमरा नंबर 257, हैरी ने बता दिया। शुक्रिया मिस्टर ग्रिफिन। बोर्ग चिंतित मुद्रा में कमरे में दाखिल हुआ और बेन डेलानी की डेस्क के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने टोपी पीछे की ओर खिसकाई और रुमाल निकालकर माथा पोंछने लगा। देखो बोर्ग, बेन बोला, कल रात मैंने फ़ोन पर जो कुछ कहा था उसे भूल जाओ। उस वक्त मैं गुस्से में था। ठीक है, मुझे धोखा दिया गया है, मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है। मुझे 50,000 की चपत लग गई है, लेकिन ये मेरे लिए एक तजुर्बा साबित हुआ है। अगर मुझे इस वक्त हीरे मिल भी जाएं तब भी उन्हें ठिकाने लगाना बहुत खतरनाक होगा। ओ हेरिडन बड़ी गहराई से इस पर काम कर रहा है। मुझे 5 या 6 साल तक उन हीरो को दबाए रखना होगा। हालांकि तब तक भी खतरा बरकरार रहेगा। गार्ड की हत्या से मामला बहुत सनसनीखेज बन गया है। इस पर भी मुसीबत ये कि यात्रियों में से एक सीनेटर था और वो वास्तव में ओ हेरिडन पर चढ़ दौड़ा है। ऐसा लगता था बोर्ग उसकी बातों को दिलचस्पी के साथ नहीं सुन रहा था। इसलिए मैं इस नुकसान को छोड़ रहा हूँ और भूल जाना चाहता हूँ। बेन बोलता रहा। मैं तुम्हें वापस यहाँ चाहता हूँ बोर्ग। तुम्हें सेटअप को ऑर्गेनाइज करना है। मैं जानता हूँ मैं फ़ोन पर सख्ती से पेश आया था, मैं गुस्से में था, इसलिए उसे भूल जाओ। तुम्हारे बगैर यहाँ काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। अगर मैं ग्रीन के पीछे पड़ता रहा तो मुझे 50,000 से भी ज़्यादा रकम गंवानी पड़ेगी। वो अपने आप फंस जाएगा। उसे उन हीरो को मार्केट में निकालने दो, फिर तुम देखोगे वो कितनी जल्दी पकड़ा जाता है। बोर्ग कुछ नहीं बोला। बेन ने बेचैनी से पहलू बदला। वो चिंतित था। बोर्ग के बिना उसके संगठन का दिवाला पिट सकता था। लड़के ढंग से काम नहीं कर रहे थे और आमदनी घटती जा रही थी। एक आध झगड़े भी हो चुके थे। कुछ छोटे मोटे बदमाशों ने नाइट क्लब को लूटने की कोशिश भी की थी। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि निगरानी के लिए बोर्ग यहाँ मौजूद नहीं था। बेन अपने आप को बूढ़ा महसूस कर रहा था। वो ऑर्गेनाइजेशन को संभालने की दिक्कत उठाना पसंद नहीं करता था। अब तो वो सिर्फ पैसे और उन्हें खर्च करने का वक्त चाहता था। वो महसूस कर रहा था कि वो व्यर्थी बोर्ग के सामने रुखाई से पेश आया था, इसलिए अब वो माफ़ी चाह रहा था। इसलिए देखो बोर्ग, अपना काम संभालो और ग्रीन को भूल जाओ। तुम्हारे लिए ढेर सारे काम जमा हो गए हैं। मित्सकी को समझाने की ज़रूरत है। उसने कल रात लिटिल जॉय को चाकू दिखा दिया था। ये सब हमारे लिए ठीक नहीं। देखो कि तुम क्या कर सकते हो। करोगे ना? बोर्ग ने कोट के अंदर से एक सिगरेट का पैकेट निकाला। एक सिगरेट को होंठों से दबाकर उसने पीतल के लाइटर से उसे सुलगाया। फिर बैन की ओर देखा। नहीं, उसने कहा, अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहता हूँ। मैं आपके लिए पिछले 2 सालों से लगातार काम करता रहा हूँ और इस दौरान मुझे अपने लिए खर्च करने को 10 मिनट भी नहीं मिले। मेरे पास काफ़ी धन जमा हो गया है और मैं काम नहीं करना चाहता। फिलहाल कुछ दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ। बैन का चेहरा तन गया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि अब तुम रैकेट से बाहर नहीं हो सकते। तुम थोड़ा अधिक पैसा ले सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा हिस्सा कुल मुनाफे का 25% तक बढ़ा देता हूँ। क्या ख्याल है? बोर्ग ने सिर हिलाया। मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे पास ज़रूरत के मुताबिक धन जमा है। इस समय मैं कुछ तनावग्रस्त हूँ और हैरी ग्रीन को तलाशते फिरने में ही मुझे राहत मिलेगी। उसका चेहरा मुस्कुराहट के रूप में सिकुड़ने लगा, मगर उसे देखकर बैन की रीढ़ में से ठंडी झुरझुरी दौड़ गई। आपके एक बिजनेसमैन बनने से पहले मुझे अपनी पसंद का काम मिल जाता था मिस्टर डेलानी। आप मुझे किसी शख्स को संभालने के लिए कहा करते थे तो मैं उसे दुरुस्त कर देता था। आप जानते हैं किस काम में मुझे राहत मिलती है? मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ एक अंधेरी व भीगी रात में कार में बैठा अपने शिकार के मकान से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। अपने अचूक निशाने पर पूरा भरोसा किए और हाथ में गन थामे इंतजार करना मुझे पसंद है। गोली के धमाके की आवाज़ को सुनना, शिकार का गिरते हुए देखना, फिर तुरंत वहाँ से गायब हो जाना, यही सब मुझे पसंद है। लेकिन आजकल ये सब नहीं हो पाता। हमारा बर्ताव ऐसा होने लगा है जैसे हम कोई पूंजीपति है, सिर्फ जल्द पैसा कमाने के सुरक्षित तरीके ही सोचते रहते हैं। इन बातों से मैं तंग आ चुका हूँ। ग्रीन ने आपको धोखा दिया है और आपको परवाह नहीं। आपके पास ढेर सारी दौलत आ चुकी है। 2 साल पहले ऐसा होता तो आप मुझे इस काम में नहीं लगाते, बल्कि खुद ही उसे ढूंढ निकालते। ओके,
अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं चाहता। वे दिन लद गए। बैन बोला, तुम्हें ये समझना चाहिए, 2 साल पहले तुम अपनी इस अकड़बाजी से कामयाब हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारा पागलपन है जो ऐसा सोच। हाँ, मैं शायद पागल ही हूँ, बोर्ग ने कहा, लेकिन इसी में मुझे बेहद मज़ा आता है। मैं हैरी ग्रीन को ढूंढ निकालूंगा। मुझे परवाह नहीं कि इसमें कितना वक्त लगता है, लेकिन उसे ढूंढूंगा ज़रूर। उसकी तलाश मेरे लिए एक तफरीह से कम नहीं। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उसने मुझे डबल क्रॉस नहीं किया है, लेकिन वो काफ़ी चालाक बदमाश है और उसे रोकना ज़रूरी है। आप अपनी छोकरियों, अपनी दौलत, नर्म बिस्तर तथा अपने विशाल मकान से अपना दिल बहलाते रहिए। मुझे किसी ऐसे शख्स का शिकार करने दीजिए जो मेरे जैसा चुस्त, फुर्तीला और चतुर हो, और जिस पर काबू पाने के लिए मुझे उससे भी तेज हरकत से काम लेना पड़े। मेरा इरादा इसी तरीके से छुट्टियां मनाने का है और वही मैं करने जा रहा हूँ। बैन को मालूम था कि बोर्ग से बहस करना बेमानी है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, उसने कहा, लेकिन जब तुम इसे अपने तरीके से पूरी कर लोगे तो वापस मेरे पास आ जाओगे ना? ज़रूर, बोर्ग बोला। ये तो सिर्फ छुट्टी है, कुछ दिनों की। जब मैंने उसे तलाश कर लिया, उसे मार डाला, तो वापस यहाँ लौट आने में मुझे बड़ी खुशी होगी। मगर सबसे पहले मुझे उसे ढूंढ निकालना है। जब पुलिस उसे तलाश नहीं कर सकती तो तुम कैसे कर लोगे? जब आपने मुझे ग्लोरी डैन को चेक करने के लिए कहा था तो बड़ी समझदारी की बात कही थी मिस्टर डेलानी, बोर्ग ने कहा। मेरा विश्वास है जहाँ वो होगी, हैरी ग्रीन वहीं होगा। उनके पास खर्च करने के लिए आपके दिए $50,000 हैं। हो सकता है वो हीरो को ठिकाने नहीं लगा सके, लेकिन हैरी ग्रीन और ग्लोरी डैन जैसी जोड़ी पैसे खर्चना शुरू कर दे तो आवाज़ पैदा करने के लिए 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है। तो दोस्तों, ये था सन की कातिल नॉवल का पार्ट 5। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।